सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं भी फिट हूँ और आज हम वेव्स पे तीसरा लेक्चर बनाने को जा रहे हैं। इससे पहले हमने 2 लेक्चर बना चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम आपको सिर्फ और सिर्फ यही बताएंगे कि स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होती है। और आज सबसे इम्पोर्टेंट आज हम पढ़ने वाले हैं कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, न्यूटन का फार्मूला, लेप्लेस करेक्शन, आज ये दोनों कंप्लीट होने वाली हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं कि भाई स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अच्छा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव ऐसी वेव होती है जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के वो पैरेलल मूव करें, मींस पैरेलल ऑसिलेट करें इन द डायरेक्शन ऑफ वेव, यानी जिस डायरेक्शन में वेव मूव करे और उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स ऑसिलेट करें। यहां तक बात क्लियर है कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होती है। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव का जो फार्मूला होता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव की स्पीड का फार्मूला, तो वो बराबर होता है v = रेडिकल इलास्टिसिटी ओवर डेंसिटी। तो यहां पर जो E होती है ये इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम होती है, इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, ठीक है जी। मीडियम की इलास्टिक प्रॉपर्टी के मीडियम कितना इलास्टिक है, और नीचे होती है इनर्शियल प्रॉपर्टी, इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, इनिशियल प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव की वेलोसिटी जो होती है इन दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, दूसरी इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। तो देखें कि इस फार्मूले के हिसाब से जो वेलोसिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलास्टिसिटी के रेडिकल से, इलास्टिसिटी के रेडिकल से। जितनी इलास्टिसिटी ज्यादा उतनी स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव ज्यादा। तो ये बात बता दूं कि जो इलास्टिसिटी होती है वो सॉलिड्स में ज्यादा होती है लिक्विड से, और लिक्विड में ज्यादा होती है गैसेस से, ठीक है जी। तो सबसे कम इलास्टिसिटी गैसेस में, उससे ज्यादा लिक्विड में, सबसे ज्यादा सॉलिड्स में। यानी अगर हम कंपैरिजन कर लें कि इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा तो वेलोसिटी सबसे ज्यादा, तो अगर यहां पर बात कर लें कि वेलोसिटी इन सॉलिड्स, वेलोसिटी इन लिक्विड, वेलोसिटी इन गैसेस, तो इस फार्मूले के हिसाब से भाई वेलोसिटी स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा किसमें, सॉलिड्स में। तो सबसे वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव या स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव सॉलिड्स में ज्यादा होती है, और उससे कम लिक्विड में, सबसे कम गैसेस में, ठीक है जी। तो वेलोसिटी सबसे ज्यादा सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। अब देखें कि जो सॉलिड्स होते हैं इनमें अप्रोक्सीमेटली 5000 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है। इसके अलावा लिक्विड की बात की जाए तो लिक्विड में रेंज करती है अबव 1500 मीटर पर सेकंड से भी हो जाती है। और गैसेस की बात की जाए तो रेंज करती है 333 से ऊपर, यानी स्पीड ऑफ साउंड के लगभग इतनी हो जाती है, क्योंकि स्पीड जो साउंड है वो भी लाइटवेट वेव है। तो ये चीज हो गई लॉन्गिट्यूडिनल वेव के लिए। तो अच्छा, इसमें जो इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी, अच्छा ये भी लिख लें कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डेंसिटी, ठीक है। अच्छा, इलास्टिसिटी की बात की जाए तो इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास तीन कुछ कांस्टेंट्स हैं, तीन कुछ मॉड्यूलस हैं। यानी इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास, इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास तीन कुछ मॉड्यूलस है। तो सबसे ज्यादा पहले वाला जिसे हम कहते हैं यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस, इट इज डिनोटेड बाय गामा, ये वाला गामा। तो ये बराबर होता है स्ट्रेस ओवर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ओवर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है जी। स्ट्रेस ओवर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अच्छा, ये को पता है भाई स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेन क्या होती है। तो अच्छा ये भी बता दूं कि जो स्ट्रेस होती है, जो स्ट्रेस होती है, स्ट्रेस ये सिमिलर होती है प्रेशर के साथ, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया। एक स्ट्रेस और स्ट्रेन जो होती है ये बिगाड़ होता है, यानी
जो डिफॉर्मेशन होती है प्रोड्यूस बॉडी में आफ्टर आफ्टर अप्लाइंग अ फोर्स, तो वो डिफॉर्मेशन को कहते हैं स्ट्रेन, यानी जो बिगाड़ पैदा होता है उसे हम कहते हैं स्ट्रेन। ये वाली स्ट्रेस प्रेशर लगा, प्रेशर या स्ट्रेस ये अप्लाई होने के बाद जो बिगाड़ पैदा होता है उसे हम स्ट्रेन कहते हैं। तो यंग्स मॉडुलस बता होता है स्ट्रेस और लाइटवेट स्ट्रेन, और यंग्स मॉडुलस काम करता है हमारा सॉलिड्स के लिए, यानी सॉलिड्स के लिए यही हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम देखें कि स्पीड ऑफ लॉन्ग वेव इन सॉलिड्स तो कैसे हो सकती है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू, और यहां पर इलास्टिसिटी क्या है, यंग्स मॉडुलस, यानी गामा ओवर रो। तो ये हो गई सॉलिड्स में स्पीड ऑफ लाइट वेव। अच्छा, इसके अलावा दूसरी बात की जाए कि दूसरा हमारे पास होता है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस, तो बल्क मॉडुलस बराबर होता है, इसको हम बीटा से शो करते हैं, तो ये बराबर होता है स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यहां तक बात क्लियर। अच्छा, लास्ट में, अच्छा ये जो बल्क मॉडुलस होता है ये दोनों के लिए काम करता है, लिक्विड्स के लिए भी एंड गैसेस के लिए भी यही काम करता है। यानी लिक्विड और गैसेस दोनों में अगर हमें वेलोसिटी लिखनी है लाइट वेव की, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडिकल इलास्टिसिटी की जगह, यहां पर ना ये इलास्टिसिटी की जगह हम लिखेंगे बल्क मॉडुलस ओवर डेंसिटी। अच्छा, बल्क मॉडुलस बराबर होता है स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो इसको मैं सीधा करके लिख लूं कि लेट्स सपोज बल्क मॉडुलस बराबर होता है गामा पी, प्रेशर जो अप्लाई हो रहा है, अपान में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी चेंज इन वॉल्यूम पर ओरिजिनल वॉल्यूम, ये वाला होता है बल्क मॉडुलस बी। अच्छा, इसके अलावा शेयर मॉडुलस होता है। शेयर मॉडुलस जब हम कोई फोर्स अप्लाई करें और बॉडी की शेप चेंज हो जाए तो उसमें हम शेयर मॉडुलस का कुछ कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। तो ये चीजें हो गई कि कुछ इलास्टिसिटी के मॉडुलस हो गए। अच्छा, अब बात करते हैं कि स्पीड ऑफ अ साउंड इन एयर, सबसे मेन टॉपिक अपना यही अपने टेक्स्ट में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्पीड ऑफ साउंड इन वेव। और इसमें सबसे आई थिंक सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन का भी काम किया हुआ है, और पहले उसी के कुछ फार्मूलेस को हम बताएंगे आपको। इस न्यूटन साहब ने क्या कहा था स्पीड ऑफ साउंड के लिए। ठीक है जी, यहां तक बात क्लियर हो चुकी है। तो देखें स्पीड ऑफ साउंड वेव, तो साउंड भी क्या है, एक लाइट वेव, इसका फार्मूला भी तो सेम रहेगा। स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर, साउंड वेव इन एयर की बात करेंगे आज। ठीक है जी, तो अगर मैं फार्मूला लिखना चाहूं स्पीड का, तो वो बराबर होता है इलास्टिसिटी ओवर डेंसिटी। अच्छा, एयर में हम कौन सा मॉडुलस यूज करते हैं, बिल्कुल सही जी, बल्क मॉडुलस। और बल्क मॉडुलस एयर के लिए भी लिक्विड के लिए दोनों के लिए हम यूज करते हैं। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडिकल इलास्टिसिटी की जगह में बल्क मॉडुलस ओवर डेंसिटी। तो भाई कुछ न्यूटन के जो साउंड के बारे में, साउंड की स्पीड के बारे में थोड़ा ये डिफाइन कर लें कि न्यूटन का जो यू था, न्यूटन जो बताया वो थोड़ा देख लें। न्यूटन फार्मूला या न्यूटन यू अबाउट स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है जी, इसको थोड़ा देख लें। तो भाई न्यूटन साहब ने यह कहा कि जो साउंड होता है, साउंड ट्रेवल करता है आइसोथर्मली, यानी जो साउंड ट्रेवल करता है, लेट्स सपोज मैंने यहां से जो साउंड निकाला, तो पहले क्या होगी, ये कंप्रेशन होगी, फिर रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, इससे साउंड ट्रेवल करता है एक जगह से दूसरी जगह। तो न्यूटन साहब ने कहा जो ये साउंड ट्रेवल करता है आइसोथर्मली करता है, यानी जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर वो चेंज नहीं होता, वो चेंज नहीं होता। और फिर न्यूटन साहब से एक क्वेश्चन पूछा गया कि भाई जब कंप्रेशन होती है तो कंप्रेशन में प्रेशर ज्यादा, तो प्रेशर ज्यादा होने से टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। तो न्यूटन साहब ने कहा कि जब कंप्रेशन होती है, आपको पता है कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं ये कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन के फॉर्म में मूव करती है, और कंप्रेशन में प्रेशर ज्यादा होता है, रेयरफेक्शन में प्रेशर
कम होता है। तो कंप्रेशन में प्रेशर ज्यादा होने से टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो वही बात न्यूटन साहब से पूछी गई, तो न्यूटन ने कहा कि भाई ऐसा होता है कि जब कंप्रेशन होती है, जब मीडियम के पार्टिकल्स कंप्रेस हो जाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, लेकिन ये सराउंडिंग में चला जाता है। और जब रेयरफेक्शन होती है तो वहां पर टेम्परेचर नीचे आता है यानी डिक्रीज होता है, तब सराउंडिंग में से कुछ हीट अंदर आ जाती है। जब टेम्परेचर बढ़ा तो हीट बाहर आई, और जब रेयरफेक्शन में टेम्परेचर कम हुआ तो सराउंडिंग से अंदर हीट इन हो गई। तो ये न्यूटन साहब का कहना था। तो न्यूटन साहब ने कहा, क्या कहा कि जो साउंड ट्रेवल करता है, न्यूटन साहब के कहने से ये हुआ कि साउंड ट्रेवल्स इन अ मीडियम आइसोथर्मली मींस टेम्परेचर सेम रहेगा। आइसोथर्मल एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इनिशियल भी फाइनल भी। तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होती है आइसोथर्मल में, डेल्टा T इज इक्वल टू 0 आइसोथर्मल में। ठीक है जी। तो न्यूटन साहब ने कहा कि टेम्परेचर आइसोथर्मली ट्रैवल करता है। तो आइसोथर्मली में टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हम कौन सा लॉ अप्लाई करते हैं? केमिस्ट्री में आपने कुछ लॉज पढ़े होंगे जरूर बेसिस में, कि एक होता है चार्ल्स लॉ होता है, बॉल्स लॉ होता है, लास्ट एवोगाड्रोस लॉ, कुछ फलाना। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए तो हम बॉयल्स लॉ अप्लाई करते हैं। और बॉयल्स लॉ आपको पता है कि ऐसा होता है कुछ प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम में वेलोसिटी नहीं भाई, प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो एक कांस्टेंट रहता है, प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। ठीक है जी। अच्छा, जब कुछ चेंज आएगा तो वो आएगा प्रेशर में, चेंज आएगा तो चेंज यहां पर क्या होगा प्रेशर। अच्छा, प्रेशर के चेंज होने से वॉल्यूम चेंज होता है, प्रेशर के चेंज होने से वॉल्यूम चेंज होता है। लेट्स सपोज मेरे पास पहले प्रेशर P है, मेरे पास पहले प्रेशर P है, और जब प्रेशर बढ़ा तो मैं इसको लिख दूं P प्लस डेल्टा P, पहले वाला प्लस चेंज इन प्रेशर, तो प्रेशर जो फाइनल बच गया तो यहां तक है, यानी पहले प्रेशर P था और जब चेंज हुआ यानी बढ़ा तो मैंने जो बढ़ा वो इसमें ऐड कर दिया, यानी जो इंक्रीज हुआ इसमें ऐड हो गया। इसके अलावा जब प्रेशर इंक्रीज करता है तो वॉल्यूम डिक्रीज करता है, तो वॉल्यूम डिक्रीज करता है। तो देखें कि लेट्स सपोज मेरे पास पहले वॉल्यूम V था, यानी जब प्रेशर इंक्रीज ना हुआ था, और जब प्रेशर इंक्रीज हुआ तो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। तो वॉल्यूम डिक्रीज को मैं कैसे लिखूं कि पहले जो इनिशियल वॉल्यूम था V, उसमें से जो वॉल्यूम चेंज हुआ वो माइनस कर, तो मुझे फाइनल वॉल्यूम मिल जाएगा। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, यही सेम चीज ऊपर वाले फार्मूला पुट कर ले कि यहां पर जो PV है, अच्छा इसको मैं यहां पर लिख दूं, ये वाला मिटा दूंगी, ये काम का नहीं है, ये वाला भी मैं मिटाने जा रहा हूं। तो इसको मैं यहां पर लिख दूं कि भाई जो वेलोसिटी होती है वो बराबर होती है बल्क मॉड्यूलस ओवर डेंसिटी। तो ये चीज मैं यहां पर लिख दूं कि PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है जी। तो मैं ऐसे लिख लूं कि PV बराबर होती है, अच्छा जो प्रोडक्ट होता है आपने ये यार फॉर्म देखी होगी बॉल्स लॉ की, P1 इज इक्वल टू P2 V2, यानी पहले वाला प्रोडक्ट पहले वाले वॉल्यूम का और प्रेशर का सेम होता है लास्ट वाले प्रेशर और वॉल्यूम का, यानी प्रोडक्ट दोनों की सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो पहले वाला प्रेशर P और पहले वाला वॉल्यूम V, इनकी प्रोडक्ट बराबर होगी इन दोनों की प्रोडक्ट के। तो दोनों के प्रोडक्ट में यहां पे लिख सकता हूं कि P प्लस डेल्टा P, यानी प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम घटा, तो दोनों की मैंने प्रोडक्ट यहां पर लिख चुका हूं। तो ये जो चेंज इन प्रेशर और चेंज वॉल्यूम होता है वो छोटा होता है। अच्छा, दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लें कि पहले PV इज इक्वल टू, पहले P वाला के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो हो जाएगा PV और प्लस सॉरी माइनस P डेल्टा V, यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, फिर डेल्टा P को इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो जाएगा प्लस डेल्टा P इंटू V, और डेल्टा P माइनस डेल्टा V माइनस डेल्टा P डेल्टा V लास्ट में। अब देखेंगे चेंज इन प्रेशर बहुत छोटा होता है और चेंज इन वॉल्यूम भी बहुत छोटा होता है, तो इसको मैं नेगलेक्ट कर इस टर्म को, यानी डेल्टा P और डेल्टा V, यानी दोनों की प्रोडक्ट में कर रहा हूं यहां से नेगलेक्ट, यानी यहां से निकाल फेंक रहा हूं। तो ये हो गया नेगलेक्ट।
अच्छा जो बच गए इनको देख लें कि PV इज इक्वल टू PV माइनस P डेल्टा V प्लस डेल्टा PV। अच्छा इनको देख लें कि PV यहाँ पर प्लस का है तो इस साइड आएगा माइनस का, तो ये प्लस का और ये माइनस का इस साइड आने के बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये जब इधर आएगा तो माइनस का, तो ये दोनों हो जाएंगे खत्म, तो यहाँ आएगा 0। यहाँ लिख लो तो PV ये पहले वाला जब इधर आया तो ये माइनस PV इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V प्लस डेल्टा P इंटू V। तो ये वाले दोनों का कैंसिल, तो यहाँ हो गया 0 माइनस P डेल्टा V प्लस डेल्टा P इंटू V। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अच्छा इसको इस साइड ले आए तो ये इस साइड प्लस का, इस साइड आएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा P इंटू V इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V। अच्छा माइनस माइनस यहाँ से मर गई और डेल्टा V इस साइड मल्टीप्लाई में इस साइड तो आएगी तो सॉरी डिवाइड हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या होगा कि डेल्टा P V ओवर डेल्टा V इज इक्वल टू T। अच्छा ऐसे करें कि जो वॉल्यूम में मल्टीप्लाई में पड़ा है इसको डबल डी में भेज दें, फिर भी वही रहता है कि मैथ में आपको पता है कि जब कुछ ऐसा काम हो जाए यानी ये डिवाइड में और यहाँ पर डेल्टा V ओवर V ये ऊपर रहेगा फिर यहाँ पर हो जाएगा सेम जगह पर, तो इसको थोड़ा देख ले, इसको थोड़ा देख ले, क्या ये बल्क मॉडुलस के बराबर आ रहा है? बल्क मॉडुलस किस चीज के बराबर था? बल्क मॉडुलस तो सेम था ना, ये डेल्टा P ओवर V डेल्टा V, ये होगा स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, तो सेम चीज बराबर आ रही है प्रेशर की यहाँ पर। तो इस फार्मूले के हिसाब से जो बीटा हो गई यानी बल्क मॉडुलस हो गया, यहाँ पर लिखा मैं, तो अभी बात यहाँ से शुरू हो रही है, जहां तक सिर्फ ये प्रूव हुआ कि प्रेशर बराबर होता है बल्क मॉडुलस के, तो यहाँ से बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू ये वाला मिटा दें थोड़ा, तो बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू प्रेशर, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी का फार्मूला बनेगा या स्पीड का फार्मूला बनेगा वो बल्क मॉडुलस की जगह प्रेशर को पुट कर लो ओवर डेंसिटी। तो न्यूटन साहब ने फाइनल में ये फार्मूला डिराइव कर लिया, डेरिवेशन के बाद ये फार्मूला लास्ट में बच गया ये वाला। तो अगर हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू SI यूनिट में इन सब की वैल्यूज पुट कर लें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की और डेंसिटी की भी, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है इन SI सिस्टम प्रेशर इज इक्वल टू 101 325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो प्रेशर इस चीज के बराबर होता है। और जो डेंसिटी होती है एवरेज डेंसिटी वो बराबर होती है 1.29 kg पर मीटर क्यूब। अगर ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर ले हम तो वेलोसिटी इज इक्वल टू यहाँ स्पीड इज इक्वल टू प्रेशर कितना है 101 325 अपान में ये वाला 1.29। अच्छा ये सारे को अगर आप सॉल्व करेंगे तो फाइनल में जो रिजल्ट आएगा अप्रोक्सीमेटली बराबर होगा 280। तो यही न्यूटन साहब ने मेजर की इस फार्मूले से कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज दिस 280 मीटर पर सेकंड, जो कि आई थी गलत, यानी इससे जो पहले एक्सपेरिमेंटली जो स्पीड ऑफ साउंड मेजर की गई थी उससे ये वाली डिफरेंट आ रही थी, यानी जो एक्सपेरिमेंटल थी वो कुछ ज्यादा थी और जो न्यूटन साहब ने फार्मूले के तहत फार्मूले के हिसाब से जो स्पीड ऑफ साउंड निकाली ये निकाली थी जो गलत थी, इसमें एरर थी 16% इसमें एरर थी। ठीक है जी, तो जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंटली हमने मेजर की थी वो थी अप्रोक्सीमेटली जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी, मेंटल नहीं एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू थी वो तकरीबन 340 मीटर पर सेकंड थी, 340 या ऐसे कुछ करीब 340 के करीब थी जो एक्सपेरिमेंटली लोगों ने मेजर की भाई स्पीड की साउंड ये है एयर में। यहां तक बात क्लियर? अच्छा तो न्यूटन साहब ने जो स्पीड ऑफ साउंड मेजर की तो वो हो गई गलत, इतना बड़ा साइंटिस्ट जो काम ना कर सका तो और किसके बस की बात है। तो यार बाद में एक साइंटिस्ट आया लैप्लेस जिसने न्यूटन साहब की वो गलती को थोड़ा ठीक किया। अच्छा ये न्यूटन साहब की गलती अगर हम मान भी लें तो फिर भी न्यूटन साहब ने कुछ तो काम किया साउंड का, यानी
दुनिया में पहली बार साउंड पर कुछ डेरिवेशन, कुछ फार्मूलाज न्यूटन साहब ने तो दिए। तो यहां तक बात क्लियर है। अभी चलते हैं लेप्लेस की तरफ, अभी चलते हैं लेप्लेस की तरफ। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, ये मिटा दो सारा, यहां तक बात हो गई है भी क्लियर। तो अभी चलते हैं लेप्लेस करेक्शन की तरफ, ठीक है जी। ओके, ये सारा भी मिट चुका है। न्यूटन साहब का जो व्यू था साउंड के बारे में वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। अब यहां पर देखें कि लेप्लेस साहब ने क्या कहा। अभी टॉपिक क्या होगा अपना, लेप्लेस करेक्शन। भाई ये स्पेलिंग इसकी देख लेना, मुझे पता नहीं है इतना ज्यादा। लेप्लेस करेक्शन, तो लेप्लेस ने क्या करेक्शन इसमें दी। तो यार न्यूटन साहब ने कहा था कि साउंड ट्रेवल करता है, साउंड ट्रेवल्स आइसोथर्मली, तो इसने इस चीज को, स्टेटमेंट को चेंज कर दिया। तो लेप्लेस ने कहा जो साउंड ट्रेवल करता है वो आडियाबेटिकली ट्रेवल करता है, मीन साउंड ट्रेवल्स इन एयर आडियाबेटिकली अच्छा, आडियाबेटिकली यानी आडियाबेटिक प्रोसेस होता है जिसमें सिस्टम में ना ही हीट इन हो सकती है ना ही आउट हो सकती है। यानी डेल्टा क्यू मींस हीट में चेंज ये नहीं आता। यानी एक ऐसा सिस्टम या जिसमें ना ही हीट इन हो सके ना ही आउट हो सके। तो कहने का मतलब ये है कि लेप्लेस ने कहा कि जो साउंड ट्रेवल करता है इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, तो ये बहुत तेज होती है। यानी पहले ये कंप्रेशन होगी तो बहुत जल्दी है, फिर रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, तो ये बहुत जल्दी होती है। तो सिस्टम में ना ही हीट कंप्रेशन के दौरान आउट हो सकती है और ना ही रेयरफेक्शन के दौरान हीट उसमें इन हो सकती है। तो ये साहब इसने कहा कि ये चीज ऐसे है। तो इनकी बातों से थोड़ी कुछ डिफरेंस आ गई। तो अभी भी क्या होगा कि अभी जो बॉयल्स का होगा अप्लाई होगा, लेकिन वो आइसोथर्मल नहीं होगा, वहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसलिए हमने बॉयल्स का लगा दिया। तो यहां पर जो बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल है, बॉयल्स लॉ इज applicable here but not isothermally. Ball's law is applicable but adiabatically, isothermally नहीं अभी, adiabatically। यहां तक बात क्लियर है। तो adiabatically यार कुछ फॉर्म ऐसी बनती है बॉयल्स लॉ की, तो P V पावर गामा। अच्छा, ये गामा यंग्स मॉडुलस वाला नहीं, ये कुछ और गामा है। तो ये बराबर होता है कांस्टेंट के, ये बराबर होता है कांस्टेंट के। यहां तक बात क्लियर है। तो और सारे लॉजिक सेम है। तो जब पहले हमारे पास प्रेशर P था तो बाद में P प्लस डेल्टा P बनेगा, यानी प्रेशर इंक्रीज होगा। और वॉल्यूम पहले हमारे पास पहले V था तो फिर वॉल्यूम भी कुछ डिक्रीज हुआ, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज हुआ। तो ये पहले वाले प्रेशर में वॉल्यूम, ये बाद वाले प्रेशर में वॉल्यूम। जहां तक बात क्लियर है। अच्छा, यहां पर आपको पता है कि प्रायोरिटी जो होती है प्रेशर एंड वॉल्यूम की, वो कांस्टेंट रही रहती है। अगर मैं उन दोनों को कंपेयर कर लूं कि P V पावर गामा इज इक्वल टू P प्लस डेल्टा P, यहां तक बात क्लियर। और फिर V माइनस डेल्टा V पावर गामा, क्योंकि इसके ऊपर भी पावर गामा और इसके ऊपर गामा। अच्छा, गामा की बात की जाए कि गामा यहां पर क्या होता है कि गामा बराबर होता है Cp ओवर Cv। इट इज रेशियोज ऑफ टू कैपेसिटीज, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर ओवर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये होती है गामा। अच्छा, गामा की बात की जाए तो गामा की वैल्यूज कुछ ऐसे निकलती हैं। तो गामा बराबर होता है अपने 1 प्लस 2 ओवर f, और यहाँ पर जो f होता है ये होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, आजादी की डिग्री, ठीक है जी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यार गैसेस के लिए, डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट होती है। यानी जो अपनी मोनोएटॉमिक गैसेस होते हैं, ऐसी गैसेस जिसमें एक एटम हो, जैसे अपनी नोबेल गैसेस होगी, तो इसमें जो मोनोएटॉमिक गैसेस होती हैं
यानी मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए, मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए जो F होती है वो 3 होती है। अच्छा, इसके अलावा जो डायटॉमिक होती हैं, जिनके 2 एटम होते हैं गैसेस के, जैसे H2 हो गया, O2 हो गई, डायटॉमिक गैसेस, तो इनके लिए जो F होता है वो होता है 5। अच्छा, इसके अलावा जो पॉलीएटॉमिक हो गई, यानी कितने भी एटम आ जाए गैस में, पॉलीएटॉमिक के लिए, उनके लिए जो F होता है वो हो गया 7। यहां तक बात क्लियर है? मोनोएटॉमिक के लिए 3, डायटॉमिक के लिए 5 और पॉलीएटॉमिक के लिए 7। अगर यहां से मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं, F की वैल्यू यहां पर पुट करके गामा की वैल्यू फॉर डिफरेंट गैसेस निकाल सकता हूं। अच्छा, पहले इस पर आ जाए, क्योंकि पहले ये डेरिवेशन मैंने, फिर इस पर बात हम करेंगे। तो अभी यहां पर आए कि अगर मैं इस फार्मूले को, अभी तो सिंपल लिख रहा हूं वही, और इसको भी मैं वही डेल्टा पी, और इसमें थोड़ी चेंजिंग ये कर रहा हूं कि यहां से अगर मैं v कॉमन ले लूं, अच्छा आपको पता है जो कॉमन लेते हैं वो सारे टर्म्स के साथ डिवाइड करते हैं। अगर मैं इसको v कॉमन ले लूं तो ये पावर लेकर v बाहर आ जाएगा, v पावर गामा, v पावर गामा, ब्रैकेट में यहां पर से डिवाइड करेंगे v तो ये 1 हो जाएगा, माइनस डेल्टा v ओवर v, डेल्टा v ओवर v पावर गामा। अच्छा, यहां पर देखिए कि ये दोनों इन दोनों से के साथ मल्टीप्लाई में, तो ये इधर जाएगा डिवाइड, इन दोनों को मैं यहां पर खत्म कर लूं। ठीक है जी। अब हमारे पास यहाँ पर क्या बच रहा है, एक तो बच रहा है प्रेशर इस साइड, ये वाला, ये तो खत्म हो गया भाई, और इस साइड इज इक्वल टू P प्लस डेल्टा P इंटू 1 माइनस डेल्टा V ओवर V पावर गामा। यही बात है, 1 माइनस डेल्टा V ओवर V पावर गामा। अच्छा यार, एक मैथ में एक चैप्टर होता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बाद में 8वां चैप्टर, आई थिंक 8वां ही बनता है, तो उसमें मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम पढ़ते हैं। तो अगर पावर कुछ इस फॉर्म में आ जाए तो अकॉर्डिंग टू द बायनोमियल थ्योरम, अकॉर्डिंग टू द बायनोमियल थ्योरम इन मैथमेटिक्स, जब कुछ ऐसी फॉर्म आ जाए 1 प्लस और माइनस 1 माइनस x पावर n, तो ये बराबर होती है 1 माइनस nx, जो पावर होती है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, और प्लस सम टर्म्स जो हम नेग्लेक्ट करते हैं, सम टर्म्स जो हम नेग्लेक्ट करते हैं। अच्छा, सेम चीज यहां पर अप्लाई करें वो इस ब्रैकेट के लिए, और बाकी सेम है कि 1 माइनस देयरफॉर 1 माइनस डेल्टा v ओवर v पावर गामा, तो ये बराबर हो जाएगा 1, तो 1 ही रहेगा, माइनस जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये गामा डेल्टा v ओवर v प्लस नेग्लेक्टेड टर्म मींस नेग्लेक्टेड टर्म्स। ठीक है, तो ये बराबर हो गया इसके, तो ये नेगेटिव टर्म इस कुछ नहीं, ये सारे हो गए, तो ये चीज होगी इसके बराबर। अगर मैं सेम चीज यहां पर ये पुट कर लूं इसकी जगह, तो कुछ मेरे लिए फार्मूला ऐसा बन रहा है कि p प्लस डेल्टा p इनटू इसकी जगह ये वाला 1 माइनस ये वाला गामा डेल्टा v ओवर v। फिर से मेरे पास दो ब्रैकेट आ चुकी हैं, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर लूं तो पहले p इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें कि p प्रेशर इज इक्वल टू p इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो p, फिर बीच में माइनस, तो बीच में माइनस, और p से मल्टीप्लाई कर लें तो गामा p डेल्टा v ओवर v। अच्छा है, और p तो हो गया, अभी ये डेल्टा p से माइनस मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो जाएगा प्लस डेल्टा p, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो जाएगा माइनस गामा डेल्टा p डेल्टा v ओवर v। फिर से वही चक्कर कि डेल्टा p और डेल्टा v की प्रोडक्ट यहाँ पर आ गई, तो ये छोटी होती है बहुत, इनको मैं नेगलेक्ट कर सकता हूं इनको, यानी देयरफॉर गामा डेल्टा p डेल्टा v ओवर v, इनको मैं कर रहा हूं नेगलेक्ट, इनको निकाल के फेंक रहा हूं यहां से, दीज आर नेगलेक्टेड। तो बची यहां पर कौन सी है, तो यहां पर बची है एक तो प्रेशर बराबर होता है प्रेशर माइनस गामा p डेल्टा v ओवर v प्लस डेल्टा p, तो ये सारे ये वाला गुम हो गया नेगलेक्ट, तो ये वाली बच गई। अच्छा, यहां पर प्रेशर प्लस में इस साइड आएगा माइनस में, ये वाला यहां पर प्लस में, ये वाला प्लस में साइड आएगा माइनस में, तो प्लस का माइनस का दोनों कैंसिल,
तो ये हो जाएगी 0 और कौन से बचे माइनस गामा पी डेल्टा वी ओवर वी प्लस डेल्टा पी। यहां तक बात क्लियर। अच्छा डेल्टा पी को इस साइड भेज दें। अच्छा मैं यहां पर लिख रहा हूं ये चीज यहां पर, तो डेल्टा पी को इस साइड भेज दें तो ये प्लस का उस साइड माइनस का, यानी माइनस डेल्टा पी इससे बराबर होगी माइनस गामा पी डेल्टा वी ओवर वी, पी डेल्टा वी ओवर वी। यहां तक बात क्लियर है। अच्छा यहां से माइनस तो माइनस मर गई दोनों, और यहां पर देखें कि v यहां पर डिवाइड में साइड आएगा मल्टीप्लाई, यानी डेल्टा p मल्टीप्लाई में आ गया तो v, और यहां पर डेल्टा v इसके साथ मल्टीप्लाई में दोनों के साथ इस साइड आएगी डिवीजन में, तो ये आ जाएगी अपनी डेल्टा v इज इक्वल टू गामा p। ये दोनों वहां पर रह गए, इन दोनों को यहां पर ले गया, ये डिवाइड थी मल्टीप्लाई में आ गई, ये मल्टीप्लाई में थी डिवाइड में आ गई। अच्छा इसको डबल डिवीजन में नीचे भेज दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो डेल्टा p ओवर डेल्टा v ओवर v इज इक्वल टू गामा p इज इक्वल टू गामा p। अच्छा इसको देख लें कि ये वाला बंदा क्या बल्क मॉड्यूलस के बराबर नहीं, सेम ये वाला, तो बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू दिस इन लैप्लेस करेक्शन। न्यूटन में क्या था कि सिर्फ ये वाला गामा नहीं था, p तो था अपना, p वही था, सिर्फ एक गामा नया आ गया। तो यहां तक बात क्लियर है कि फाइनल अपना फार्मूला ये वाला लैप्लेस की डेरिवेशन के बाद जो बल्क मॉड्यूलस बराबर है इज दिस, तो ये वाला बेटा तो अभी इसका सारा जो काम था ये वाला था, हमें ये वाली चीज प्रूफ करनी है, ये मिटा देंगे। ओके जी ये भी मैं मिटा रहा हूं क्योंकि मेरे पास जो लास्ट डेरिवेशन थी काम की ये आ चुकी है, तो इससे थोड़ा काम को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी अब देखें कि हमारे पास जो वेलोसिटी का फार्मूला होता है इन एयर वो बराबर होता है, वेलोसिटी का फार्मूला इज इक्वल टू बल्क मॉड्यूलस ओवर डेंसिटी, बल्क मॉड्यूलस ओवर डेंसिटी। अच्छा इसके अलावा अच्छा ये यहां पर देख रहे हैं कि जो बल्क मॉड्यूलस बराबर हो रहा है वो किस चीज के बराबर हो रहा है, गामा पी। ओ ये वाला, इससे बाद ये क्लियर होगा कि बल्क मॉड्यूलस बराबर है गामा पी के, तो मैं वेलोसिटी को बराबर लिख सकता हूं गामा पी ओवर रो। अच्छा गामा की वैल्यूज की बात की जाए तो यार एयर में जो एयर में होती हैं वो ज्यादातर डायटोमिक गैसेस होती हैं। अच्छा डायटोमिक गैसेस के लिए जो गामा की वैल्यू ये निकालें डायटोमिक गैसेस के लिए, तो ये गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 ओवर एफ। अच्छा एफ फॉर डायटोमिक गैसेस के लिए क्या है 5 हो गया। अच्छा इसके लिए गामा इज इक्वल टू 5 यहां से एलसीएम होगी तो ये होगा 5 प्लस 2 और 5 यानी 5 प्लस 2 और 5, तो ये हो गया अपना 7 और 5। यहाँ इसको डिवाइड कर लें कि 5 का 7 पर टेबल एक बार गया और कितने बच गए 2। अच्छा 2 पर ये टेबल नहीं जा रहा तो 2 के साथ 0 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 20 और 20 पर 5 का टेबल जाता है 4 टाइम। तो फॉर डायटोमिक गैसेस के लिए गामा का जो वैल्यू बन रहा है वो बना है 1.4, वो बन रहा है 1.4 फॉर डायटोमिक गैसेस के लिए। फॉर डायटोमिक गैसेस के लिए ऐसी गैसेस जिसमें 2 एटम्स हों, डायटोमिक गैसेस। और एयर में हमारे पास कौन सी होती है, नाइट्रोजन ज्यादा होती है, ऑक्सीजन होती है, कुछ और गैसेस होती हैं ज्यादा होती है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये दोनों डायटोमिक गैसेस हैं। तो सेम चीज यहां पर कि अभी जो गामा की वैल्यू हमें मिल चुकी है फॉर डायटोमिक गैसेस के लिए वो मिल चुकी है 1.4। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू, अच्छा इसमें ऐसा लिख लूं कि रेडिकल गामा इनटू रेडिकल पी ओवर रो, पी ओवर रो। अच्छा ये कुछ आपको याद आ रहा है कि यही फार्मूला बताया था न्यूटन का। तो न्यूटन के हिसाब से इस चीज की जो वैल्यू थी आफ्टर पुटिंग वैल्यूज ऑफ पी जो 101,325 न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है और डेंसिटी की वैल्यू क्या होती है 1.29 kg पर मीटर क्यूब।
तो इन दोनों वैल्यूज को पुट करने के बाद जो न्यूटन साहब ने निकाली 280 और गामा की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट कर लूं 1.4 इनटू इन दोनों की वैल्यू जो न्यूटन साहब ने कैलकुलेट की थी वो थी 280 अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली बराबर आएगी 332 या 333 मीटर पर सेकंड, जो कि ये वाली वेलोसिटी जो भी हमने फाइंड की ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से कुछ ना कुछ मिलती जुलती थी। इसलिए जो अभी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास साउंड की जो हम ज्यादातर यूज करते हैं वो बराबर होगी कितनी, अप्रोक्सीमेटली बराबर होगी 332 या 333 मीटर पर सेकंड ये वाली। तो ये हो गई स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। इनके दोनों फार्मूले अभी प्रूव हो चुके हैं, लैप्लेस करेक्शन हो गई, न्यूटन फार्मूला हो गया। तो यार अभी शायद लेक्चर ये बड़ा हो जाए तो इसको मैं यहाँ पर खत्म कर रहा हूँ। और इसके आगे वेलोसिटी किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, कौन कौन से फैक्टर से, ये मैं अगले लेक्चर बनाकर आपके लिए अपलोड कर दूंगा। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज।